लेके चला जाएगा। अगर ऑनर किलिंग का वो क्वेश्चन पूछता है तो इसके अंदर कौन सा एक वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ऐड होगा, उसके बगैर एग्जामिनर समझेगा कि आपको जेंडर स्टडी पूरी तरह से क्या है, आपने उसका क्या किया है, ओवरव्यू किया ही नहीं है। क्योंकि उस रेफरेंस के बगैर आपका ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। वो रेफरेंस क्या आएगा आपके पास? खत्म है। किसका? नहीं, बुक, सॉरी, डॉक्यूमेंट्री की बात कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। कौन सी डॉक्यूमेंट्री का रेफरेंस आप ऐड करेंगे कि शर्मीन उबैद चनाई की डॉक्यूमेंट्री जो है आपके बैट वाली। पास, अगर जी, या गर्ल इन द रिवर। ओके, ठीक है। गर्ल इन द रिवर जब आप करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर, जब क्वेश्चन ऑनर किलिंग का आएगा तो डेफिनेटली 100% आपके पास फर्ज है कि आपने ये वाला रेफरेंस ऐड करके आना है आपके अंदर। जी, क्वेश्चन हम आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आज हम करेंगे वो है आपका मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जी, क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। आप उसको किसी ऑथर के रेफरेंस से भी कर सकते हैं, बुक में से आपको मिल जाएगा। बाकी मैं गाइड करवा देती हूँ आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर। सेकंड, इसके साथ जो क्वेश्चन वो पूछता है वो आपके पास पूछता है, क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, वो आपसे पूछता है कि डिफाइन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अगर वो क्या कर रहा है, इतना सा भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने डिस्कस इसको कैसे करना है। आपने फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन ऐड करनी है सेपरेट सेपरेट। उसके बाद आपने लिखना है कि ट्रेड्स ऑफ मैस्कुलिनिटी क्या है आपके पास, और ट्रेड्स ऑफ फेमिनिटी आपके पास क्या है। नेक्स्ट में करके दिखाती हूँ आपने किस तरीके से आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देनी है और किस तरीके से आपने फिर इसको डिटेल में अंदर करना है सारा ऐड। यहाँ पे देखिए आपके पास मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन राइट करें सारे बच्चे। मैस्कुलिनिटी आपके पास क्या होता है, डेफिनेशन ऐड करें। सिंपल सी डेफिनेशन है, हमने पहले भी डिस्कस की थी। आपने लिखना है मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू, मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू ऑल ट्रेड्स associated with men, all traits associated with men। अब वो कहते हैं मैस्कुलिनिटी आपके पास होती है कि वो तमाम ट्रेड्स जो कि मर्दों के साथ, मेन के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, वो आपके पास क्या होती है, मैस्कुलिनिटी होती है। अब ट्रेड्स क्या होती है? ट्रेड से मुराद आपका होता है कि आपके पास सोसाइटी के अंदर कौन सी नॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन सा कल्चर एग्जिस्ट करता है, और किस तरीके से आपकी जो है थिंकिंग है, एट्रीब्यूट्स के हैं सोसाइटी के, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपके पास ट्रेड्स के अंदर आ जाती हैं। ट्रेड्स असल में ये सारी जो चीजें मैं मेंशन कर रही हूँ ना, आपके पास नॉर्म्स आ जाएंगी सारी चीजें, ये असल में ट्रेड्स को डेवलप करती हैं कि खसूसियात, ट्रेड्स को आप खसूसियात भी कह सकते हैं कि मैन के अंदर सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि एक मर्द के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, तो वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगा कि हाँ ये वाला मर्द है सही। उसके बाद आपके पास आ जाता है फेमिनिटी। फेमिनिटी की भी सेम डेफिनेशन है, आपने जस्ट लिखना है फेमिनिटी रेफर्स टू, फेमिनिटी रेफर्स टू ऑल ट्रेड्स एसोसिएटेड विद विमेन्स, ऑल ट्रेड्स एसोसिएटेड विद विमेन्स आएगा कि औरतों के बारे में सोसाइटी क्या कहती है कि उनके ट्रेड्स कौन से होने चाहिए। तो वो सारा आपके पास किस में आ जाता है, फेमिनिटी के अंदर आ जाता है। ये दो आपके पास टर्म्स ही बेसिकली जेंडर स्टडी में डिस्कस होती हैं कि फेमिनिटी आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और मैस्कुलिनिटी की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। यानी हम मर्द कैसे बनाते हैं, औरतें कैसे बनाते हैं, सोसाइटी कैसे बनाती है। वो जो मैं आपको कह रही थी ना, वुमेन इज नॉट बोर्न बट बिकम वन। आज जब एक आर्टिकल मेरी नजर के सामने से गुजरा है तो मैंने अभी एडमन को सेंड कर दिया, अभी वो आपको शेयर कर देगा। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सोसाइटी, असल में ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट, जो आज अगर टाइम बचा तो हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कल नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे।
तो उससे आपका रिलेटेड आपने आर्टिकल पढ़ना है। इस वजह से मैंने आपको कहा था एक और फैक्ट फिगर की फाइल मैं आपको शेयर करवाती हूँ। अभी मैंने एडमिन को सेंड कर दिया है, क्लास के बाद आपको शेयर हो जाएगी ये वाली स्लाइड्स भी और वो फाइल भी और आर्टिकल भी शेयर हो जाएगा। सारी चीजें आपने थोड़ा सा स्टार्ट में देखना है। हम बेसिकली आप जो आपका एग्जैक्ट पार्ट है जेंडर स्टडी का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। पहले वाली तो आपके पास जस्ट डेफिनेशन थी और सारे कॉन्सेप्ट थे। बेसिक आपका कॉन्सेप्चुअल जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर से करेंगे। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम वो मैंने थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन की है, ये बता दें प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ से ओवरव्यू कि हम क्या जी पढ़ रहे बच्चे, हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आता है फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। आपने मैंने कहा इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन ऐड करनी है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की। मैस्कुलिनिटी क्या होती है? इट एसोसिएटेड विद मेन। जो आपके पास मैस्कुलिनिटी होती है, मेन के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स आप कह सकते हैं आपके पास खुसूसियात होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक बंदे के अंदर कौन सी होती है जो सोसाइटी कंसीडर करती है। उसके बाद आपका फेमिनिटी आ जाएगा। फेमिनिटी की भी सेम डेफिनेशन, फेमिनिटी के औरतों के साथ कौन से आपके भी खुसूसियात जो है वो लिंक की जाती हैं। जी, अब हम कर लेते हैं। आपने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसे ही के पॉइंट ऐड करने हैं। पहला आ जाएगा आपके पास मैस्कुलिनिटी आ जाएगा। अब तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रेड्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। कि मैस्कुलिनिटी के आपके पास क्या है, ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं। मैस्कुलिनिटी से मुराद हमारा क्या होगा, वो तमाम खुसूसियात जो कि हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि आपके पास सोसाइटी के अंदर एक मर्द के अंदर क्या होनी चाहिए, पाई जानी चाहिए। अब आपने ये सारे पॉइंट्स आपने खुद मुझे राइट करवाने हैं ताकि आपका डिस्कशन वाला भी थोड़ा सा पार्ट हो जाए और आपको खुद भी पता हो कि असल में आपने इसके अंदर क्या चीजें ऐड कर सकते हैं और कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। जी बच्चे, एक एक बताएंगे एक एक स्टूडेंट कि मैस्कुलिनिटी के कौन से ट्रेड्स हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। जी कोमल। मैम सोसाइटी मर्दों को देखती है इस तरह से कि उनका ट्रेड का पार्ट समझती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। जस्ट आपने क्या लिखना है, एक वर्ड बताएं। कंट्रोल ऑफ इमोशंस या इमोशन कंट्रोल। जी। जी नेक्स्ट स्टूडेंट कोई और? Ma'am, responsibility of a man. जितने आप मेंशन कर सकते हैं, बट आपने जब ये मेंशन यहाँ पे करनी है तो फिर आपने क्या करना है, उनको थोड़ा सा नीचे पैराग्राफ की सूरत में क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। जो इमोशन वाला आप कह रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी। यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपके पास यूज किया, वो आता है आपके पास जो आमतौर पर मर्द के लिए कंसीडर किया जाता है। जो आपने बच्चे ने बात की कि आपके पास इमोशन लेस होगा, वो आपके पास आ जाता है स्टोइसिज्म। यानी कि इसका मतलब होता है वो बंदा जो कुछ भी फील नहीं करता, उसको इवन ये समझा जाता है, आप देखें ना हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि मर्द जो होगा वो बिल्कुल इमोशन लेस होगा। सिर्फ एग्जाम्पल आपने क्या देनी है कि अगर आपके पास एक मर्द, आप देखें ना आपके पास 10 औरतें बैठी हुई है क्लास के अंदर, फीमेल बैठी हुई है, अभी यहाँ की एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 10 यहाँ पे क्या है, मेल स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो उनमें से अगर देखा जाए फिजिकली, अगर आप सामने बैठे हुए हैं, कोई लड़की रो रही है तो बड़ी कॉमन सी बात होगी, कोई इसमें आप नहीं कहेंगे कि ऐसी कोई बात है, लड़कियां रोती रहती हैं। अगर कोई मर्द रो रहा होगा तो सारे लोगों की क्या हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे कि ये रो क्यों रहा है, मदद भला कैसे रो सकता है हमारे पास। तो यही आपके पास वर्ड आता है कि ये क्या होता है, इनको क्या समझा जाता है कि स्टोइसिज्म इनके अंदर होगी, यानी कि ये लोग इमोशन लेस हो गए। अपने इमोशन को आपने देखा कि मर्द बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम होते हैं जो, बल्कि क्या किया जाता है, सोसाइटी असल में क्या करती है, इस ट्रेड को समझती है कि मर्द के अंदर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, मतलब ये है कि मर्द रो नहीं सकता, तो एक किस्म का ये क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट उन बेचारों के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है कि वो क्या होते हैं, चाहे परेशान हो कुछ भी हो, जितना वो सफर कर रहे हैं वो क्या करते हैं,
अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, या उनकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं है, या ऐसी चीजें हैं, वो क्या होते हैं, हर चीज को बर्दाश्त करते रहते हैं। फिर वो वाली सारी चीजें क्या किसी भी आप कह सकते हैं कि आपके पास एंगर की सूरत में या वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस होती हैं। जी नेक्स्ट क्या आ जाएगा पॉइंट? डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। जी सेकंड आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग। उसको हमेशा समझा जाएगा कि बहुत मर्द क्या होगा, मजबूत होगा आपके पास। वो क्या करेगा, हर किस्म की मुश्किलात जो उसके पास आएंगी उसको सपोज किया जाता है कि वो इसको क्या करेगा, इनके साथ इनकाउंटर करेगा, उनको क्या करेगा, मुश्किलात को हिम्मत हौसले के साथ क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा। जबकि वुमेन्स को कहा जाता है, उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, कोई मुश्किल पड़ती है या इस तरह की, तो फिर वो क्या करती हैं, उसमें डाउन हो जाती हैं। जी उसके अलावा क्या पॉइंट आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। Providing and protecting rules within families. जी इसका क्या आएगा, प्रोटेक्टिंग वाले का क्या हम लिख सकते हैं? प्रोटेक्ट Ma'am, caring and safeguarding. प्रोटेक्टिवनेस। आप गार्डियन कह सकते हैं, प्रोटेक्टर कह सकते हैं। मैम रिस्पॉन्सिबल। प्रोटेक्टर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जो एक इम्पोर्टेंट आप लोग थोड़ा सा उससे मैम कर ब्रेड रहे हैं, विनर भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे? मैम आप काइंडली अपनी स्क्रीन अगर पिन करवा देंगे। मैम आप ये स्क्रीन कर पे देते होनी हैं, एडमिट कर देंगे, एडमिट कर देते हैं। जी आपके पास एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट कुछ इस तरह के ट्रेड्स है। अब ये देखिए लास्ट टाइम में पढ़ा रही तो बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि आप क्या ये समझ रहे हैं कि मर्द के जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या है, आपके पास नेगेटिव वे में जाएंगे। जबकि आप लोग देखें कि नेगेटिव वे में हमने डिस्कस कर लिया, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी कुछ ऐसा वर्ड या ऐसा कोई जो मीनिंग कन्वे कर रहा जो नेगेटिव वे में जाए उससे क्या करना है, अवॉइड करना है। ये नहीं करना कि जो उसकी पर्सनैलिटी को क्या करे, रॉन्ग वे में लेके जाए, वो आपने डिस्कस नहीं करना। ये सारे वो हैं जो एक्सेप्टेबल है। एक है आपके पास इंडिपेंडेंट, ये भी आपके पास बहुत क्या है, कॉमन है या इंपॉर्टेंट है, जो आपने मेंशन करना है कि मर्द को हमेशा समझा जाएगा कि वो क्या होगा, आपके पास इंडिपेंडेंट होगा। जब विमेंस के अंदर हम करेंगे तो आपने इसको अपोजिट कर देना है, यानी कि क्या कर देना है, डिपेंडेंट कर देना है। वुमेन्स डिपेंडेंट होती हैं, जबकि मेन को देखा जाए तो उनको क्या इंडिपेंडेंट क्या किया जाता है, आपके पास एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। जी और कोई बच्चा? मैम ब्रेड विनर। मैम मैम अग्रेसिव। लीडरशिप आएगा? क्वालिटीज। मैम करेज भी हो सकता है, करेज। हाँ जी करीब भी आएगा, करीब भी आप लिख सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज। जी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकर, दोनों वर्ड राइट करना यहाँ पे जगह कम हो गई है। डिसीजन मेकर और आपके पास लीडरशिप आएगा कि हमेशा आप देखें ना, घर के अंदर हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे यहाँ जो डिसीजन लिया है, कहा जाता है औरत से क्या एसोसिएट किया जाता है एक वर्ड, कि वो नाकिसुल अकल होती है, औरत के पास कम अकल होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर मर्द को क्या समझा जाता है कि डिसीजन जो मेकिंग होती है, कोई भी फैसला लेना है, अगर कोई बेहतर ले सकता है तो वो कौन ले सकता है, आपके पास मर्द ले सकता है। तो डिसीजन मेकर आपने लिखना है और आप दूसरा आपने उसके अंदर मेंशन कर देना है। और क्या आ सकता है इसमें? सेल्फ डिसिप्लिन एंड एम्बिशन। नहीं ये तो वुमेन्स में भी आ सकता है, रेजिलेंस इन डिसिप्लिन डिफिकल्ट वाला सिचुएशंस। हाँ ये भी मेंशन कर सकते हैं आप। बहरहाल देखा जाए तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें हैं जो आपके पास कितनी मेंशन हो गई हैं, 5 मेंशन हो गई हैं। एक जो फिगर 5 का होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्यूरेट होता है। इतना टाइम नहीं होता पेपर में आप डेफिनेशन और दोनों पॉइंट्स को करें, तो आपने इसके अंदर 5 से 6 पॉइंट क्या करने हैं, ऐड करने हैं। उसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई आ रहा है तो अभी डिस्कस करना है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है। लेकिन अगर कोई अच्छा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जी सेकंड आ जाएगा एमन। आमना आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं मैम वो गलती से वो बताने के लिए किया हुआ था। ओके ओके नो इशू फॉर दैट। जी नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फेमिनिटी। मैम इसमें मस्कुलिनिटी के ट्रेट्स में हम एग्रेसिव मेंशन कर सकते हैं।
हाँ, अग्रेसिव कर सकते हैं बट उसमें आपने ये करना है कि अवॉइड करना है। अग्रेसिव देखा जाए, मैंने आपको कहा था बायोलॉजी का हमारे पास प्रूवन है बायोलॉजिकली। जब हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की, या उसके अंदर एक पॉइंट आता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो सेक्स बेस होती है, वहां पर ये पॉइंट मैंने आपको कहा था। जब हम जेंडर बेस्ड थ्योरीज करेंगे ना, वायलेंस क्यों करते हैं मर्द, एक थ्योरी आपके पास आती है बायोलॉजिकल थ्योरी। उसके मुताबिक कि मर्दों के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की जो मिकदार होती है, होता दोनों के अंदर है, बट मेन में क्या होती है आपके पास ज्यादा होता है। क्या होता है वो जल्दी क्या होता है उस चीज को रिलीज उसके अंदर होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेन जो होते हैं अग्रेसिव होते हैं और वायलेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वहां पे ये थ्योरी फिर एग्जेम्प्ट कर देती है मर्दों को कि वो वायलेंस क्यों कर रहे हैं। उसका मतलब है कि बायोलॉजिकली उनकी फिजिक या इंटरनल सिस्टम इस तरह का है कि वो कंपेल्ड होते हैं अग्रेसिव होने के लिए। तो यहाँ पर आप ये नेगेटिव वे में ही जाता है, बट ये चीज नहीं है। देखा जाए तो बहुत सारे मर्द अग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। जो नहीं होते रिस्पेक्ट अपनी वुमेन्स की कर रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्या उनके अंदर हार्मोन्स नहीं होते? बेसिक चीज होती है, उसको कंट्रोल कैसे आप करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे आपको डिवेल्प करती है कि आपने किस तरीके से सोसाइटी के अंदर मूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसा बनाना है। तो आप इसको अवॉइड करें, ना लिखिए इसको। जी नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास विमेन्स के ट्रेड्स क्या होते हैं। अब जरा अपोजिट जो हमारे पास सिंध बैठी हुई है, जरा वो बताएं ताकि अंदाजा हो कि अपोजिट आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं। वुमेन्स की एस्टेब्लिशमेंट हम नहीं कायम करेंगे, जस्ट ट्रेड्स बताएंगे कि आपके पास क्या आएंगे। जी सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, इंटेलिजेंस, मैम पेशेंस, हाँ, एम्पथेटिक। सबसे पहले आप लिख लेते हैं डिपेंडेंस मैम। इमोशनल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो कि एसोसिएट किया जाता है वुमेन से, कि वुमेन्स क्या होती हैं आपके पास, इमोशनल होती हैं। यहाँ पे एक रेफरेंस ऐड लाइटनेस, कर राइट करवा देती हूँ। रेफरेंस है आपके पास रोसो आता है, रोसो। पॉलिटिकल साइंस में किसी बच्चे ने नेम सुना हुआ है उसका? नेम लिख देती हूँ ताकि आप यस मैम, यस मैम। स्पेल चेक कर लीजिएगा। उर्दू में लिख दूं, 200 आता है। 200 आपके पास जब आता है ना, तो वो असल में बात जनरल बिल की करता है। बेसिकली बेसिक पॉइंट में बताऊं तो वो असल में क्या करता है, फ्रीडम की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या फ्रीडम दी जाए एक्सप्रेस करने की। जनरल बिल की बात करता है, यानी आम पीपल जो होते हैं उन सबको एक्सप्रेस करना चाहिए अपना ओपिनियन और सारा कुछ। लेकिन वुमेन्स के बारे में ये दो लोग जो है ना, एक आपके पास ये आ जाता है दोस्तों, दोनों के रेफरेंस लिख रहे हैं आपने, ऐड करने हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है जॉन लॉक। दूसरा आपके पास आता है जॉन लॉक। आप इसको रिसर्च करेंगे, आपको ओपिनियन मिल जाएगी। ये दोनों लोग लिबर्टी के आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट समझे जाते हैं, लिबर्टी के लिए स्टैंड होते हैं। इनकी पॉलिटिकल थीरीज पढ़े तो ये दोनों ही यहाँ पे अवाम की या पब्लिक आपके पास जो होता है एक्सप्रेशन देने की या फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की सारी बातें करते हैं। बट अब इतने के लिबर्टी होल्डर होने के बावजूद क्या करते हैं ये लोग, विमेन्स के बारे में इनके ख्याल क्या है। ये आपके पास रोसो जो है वो कहता है कि इवन आपके पास रोसो जो है ये क्या करता है, ये वुमेन्स को एजुकेशन का राइट भी नहीं देता। ये कहता है कि अ रैशनल मैन, मेंशन कर ले, अ रैशनल मैन is the best complement for a emotional woman. A rational man, a rational man is a best complement to a emotional woman. यानी कि एक जो अक्लमंद मर्द होता है वो एक बेवकूफ औरत के लिए बेहतरीन क्या होता है, आपके पास इम्तजाज होता है, या जोड़ा कह ले, कपल हो सकता है आपके पास। यानी कि औरत तो इमोशनल होती है, तो उसके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है, ना कि औरतों को क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए। वो क्या होती है आपके पास, इमोशनल होती है, एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के इसके सारे ख्याल हैं। बस ये लाइन ऐड कर दें, आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपके पास? मैम रिपीट कर दें।
रिपीट कर दें प्लीज। जी, आपके पास वो कहता है कि आप अ रैशनल मैन इज अ बेस्ट कंप्लीमेंट टू एन इमोशनल वुमन। यानी उसका अपना ख्याल ये है कि वुमेन्स हमेशा इमोशनल होती है, मर्द क्या होते हैं, अकले खुल होते हैं, आपके पास रैशनल होते हैं, सोच समझ के सारा कुछ फैसले करते हैं, वो सारा कुछ। तो उस बेवकूफ औरत को संभालने के लिए फिर क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि मेन जो होता है वो उसको कम्प्लीमेंट कर सकता है। जो ना कब यही है कि वुमेन्स के एजुकेशन के राइट्स में ये नहीं था। वुमेन्स को आपने लिखना है कि उसका बेसिक आइडिया लिबर्टी था, उसके अंदर क्या था वो जनरल विल के बारे में, उसके बारे में बात करता है। जो कॉमन पीपल होते हैं ना, उनके राइट्स के बारे में या एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। लेकिन देखा जाए तो वुमेन्स के राइट्स के बारे में ये भी क्या करता है, बात नहीं करता। इसके ख्याल में भी वुमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं होना चाहिए, इक्वल इक्वल राइट्स नहीं देने चाहिए वुमेन्स को, क्योंकि वो बायरेशन क्या होती है आपके पास, वो कम रैशनल होती हैं मेन से। जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? नर्चरिंग नेचर। जी, गुड पॉइंट भी आएगा। नर्चिंग एंड एम्पैथी आपके पास क्या आ जाएगा, नर्सिंग आ जाएगा और उसके बाद एम्पैथी आ जाएगा। यानी कि क्या होगी, वुमेन्स क्या हो जाएंगी आपके पास, हमदर्द होंगी आपके पास, क्या हो जाएंगी आपकी जो वुमेन्स होती है। देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि वुमेन्स बाय नेचर ऐसी हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, बच्चों को पालने का या उनकी सारी जिम्मेदारी किसको दी है, माँ को दी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या रखा है, बाय नेचर वुमेन्स के अंदर एक एम्पैथी की, या आप कह सकते हैं नर्चिंग जो क्वालिटीज हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पे मदर वाला आपने लिखना है कि बीइंग अ मदर, देयरफॉर लिख लीजिएगा कुछ ऊपर पैराग्राफ लिख के नीचे, फिर लिखे बीइंग अ मदर वुमेन्स शो, आपके पास क्या आ जाएगा, नर्चिंग क्वालिटीज। जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पोलाइटनेस। एक और यहाँ पे मेंशन मैं कर दूं, मिस डिपेंडेंस भी तो आएगा ना, घर की हांडी रोटी करना। एक ही डिपेंडेंस आएगा आएगा डिपेंडेंट आएगा कि ये क्या होती है, मेन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं वुमेन्स जो होती हैं। मैम जॉन लॉक का एक दफा रेफरेंस रिपीट करें कि मेरा इंटरनेट। जी बच्चे, जॉन लॉक आपने कहना है कि ही स्टूड फॉर मैसेज राइट, यानी जो आपके पास आम लोग हैं उनके राइट्स के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको डेमोक्रेसी का होल्डर भी कहा जाता है। आपने जस्ट यही लिखना है, ही इज कंसीडर्ड अ upholder of democracy, but at the same time when it comes to about women's rights, he says that women should not be given equal rights to men because they are irrational। जी, नेक्स्ट क्या आएगा? मैम पेशेंट एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। पेशेंस आ जाएगा इसके अंदर, पेशेंस भी आपने देखना। एक और इम्पोर्टेंट सा है जो कि आम हमारे यहाँ कंसीडर किया जाता है, वो क्या आ जाएगा? कोऑपरेशन और सपोर्टिवनेस। जी, गुड, ये वाले कोऑपरेशन आपके पास आ जाएगा कि वुमेन्स के अंदर एक आपके पास क्या होता है, ट्रेड, ये वाला भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और है आपके पास, बड़ा यूनिक सा पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके पास आ जाता है मल्टीटास्किंग। औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा मल्टीटास्किंग होती हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि घर के अंदर देखा जाए तो एक वुमेन की अगर आप देखें नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो अगर उसके पास छोटे बच्चे हैं तो वो क्या कर रही होगी, एक साइड पे बच्चा उठाया होगा, दूसरी साइड पे किचन में खड़ी होगी, हांडी में चमचा हिला रही है, बाहर से फिर किसी की आवाज आ रही है, कपड़े दे रही, ये कर दे वो कर दे। तो इस वे में आप देखें तो हमेशा क्या होता है, वुमेन्स आपको बहुत सारे मल्टीटास्किंग के अंदर नजर आती है कि बहुत सारे काम एक साथ कर रही होती हैं। जबकि देखा जाए तो मेन को अगर कहा जाए कि किचन में से गिलास लेके आए या पानी लेके आए,
तो फिर एक ही काम होगा, दूसरे की आप उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये वाली भी इक्वालिटी समझी जाती है कि बाय नेचर क्या है वुमेन्स या सोसाइटी ये कंसीडर करती है आपके पास कि क्या होगा, मल्टीटास्किंग एक वुमेन होनी चाहिए। जी, उसके अलावा क्या आ जाएगा? मैम रिजर्व्ड और वर्चुअस, इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी शर्म और बच्चे सेल्फ रिस्पेक्ट अगर औरतों में होती तो वो आप देखे ना उसके अंदर है। सेल्फ रिस्पेक्ट में उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना वो मर्दों का ही खासा होती है। उसी सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद पे औरतें भी मर्दों के हाथों मर रही होती हैं। जहां पे क्या किया जाता है कि अगर ना बोल देना, मैंने आपको कहा था वो जो सना वाला केस था ना इस्लामाबाद वाला, उसके अंदर जो आईजी था आपके पास इस्लामाबाद, उसने एक स्टेटमेंट दी थी। आप यहाँ पे राइट कर दें साइड पे, आपने निकाल के वो देखनी है स्टेटमेंट, आपने एग्जैक्ट लिख लेनी है कि क्या दी थी। उसने यही कहा था कि ये आपके पास केस क्या था, मल्टीपल रिजेक्शन का केस था। यानी कि उसने उसको बार बार प्रपोज किया, उसने ना की और उसकी ईगो जो थी वो हर्ट्स हुई। यानी कि वो कहते हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी मर्द को ना कह दो ना, चाहे वो आपका हस्बैंड है या कोई भी आपके पास है, तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बल्कि हो सकता है मैं विद एक्सेप्शन बात नहीं कर रही होती, मैं कॉमन बात कर रही होती, कुछ लोग आप फौरन कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली आप देखें कि औरत की बात को रिजेक्ट कर दें, जैसे घर में कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, अगर औरत को आपके पास देती है ओपिनियन, रिजेक्ट हो जाता है, डेट्स ओके, कोई उसको इतना इशू नहीं होगा। लेकिन मैन अगर कोई आपके पास कहता है कि ये वाला हम घर में काम करवा लेते हैं या चीज अगर आप उसको ना करते हैं, तो वो फौरन उस चीज को अपने ईगो पे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके जाता है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत कम डिफरेंस होता है, लोग ये ही नहीं क्रिएट करते। उनके ख्याल में वो क्या कर रहे होते हैं, जब ईगो शो कर रहे होते हैं तो उनका मतलब होता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने नहीं लिखना। एक और लिखवा दूं, लिख ले यहाँ पे। अब आपका जस्ट मेंशन कर देती हूँ, आपके पास आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, वुमेन्स को देखा जाए तो वो क्या हो जाएंगी, वही चीज जो स्टार्ट में आप कर रहे थे, कंप्रोमाइजिंग होती है। जिसके अंदर जिस आपके माहौल के मुताबिक जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर जाती है, उसके अंदर ही कोशिश करती है कि उसके मुताबिक ही अपने आप को क्या कर ले, तब्दील कर ले। अभी आपने पॉइंट बताया ना एग्जाम को जरा दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, ADAPT, ABILITY, ADAPT लिखिएगा, ओ वाला नहीं है। मैम ये पॉइंटर मेरा थोड़ा सा नेट को हो गया, पॉइंट रिपीट कर देंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी से पहले बताए थे, जो नहीं लिखना था आप कह रहे हैं। वो मैंने आपको कहा था क्या नहीं लिखना था, किसमें, वुमेन्स के बारे में, कौन सा? हाँ जी, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मैंने कहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लिखना। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पे बैठे हुए ये बच्चे को कंसीडर करें कि मैम कह रही हैं कि औरतों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना। आपने दूसरा अपोजिट जो आपको बता रही हूँ कि मैन की ईगो इसके आगे आ जाती है, इगोइस्टिक होते हैं, ये चीज नेचुरल है आपके पास, बट आपने अवॉइड करना है। मैंने स्टार्ट में कहा था इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो रेफरेंस है देने से आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। जी, अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वाला कर ले। पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें कोई आपके पास नहीं है। रेफरेंस आप यही दे सकते हैं कि आफ्टर मैरिज आप कह सकते हैं तो जो गर्ल्स होती हैं वो न्यू उनका जो होम होता है, आप इन लॉज होते हैं, उनके साथ क्या हो जाती हैं, फौरन एडजस्ट हो जाती हैं। यानी कि उनके अंदर एक अडॉप्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या हो जाए, आप तब्दील हो जाए। मैम एक और पॉइंट था, जिस तरह आपने डिपेंडेंट का बताया कि फीमेल्स डिपेंडेंट होती है, मेल में आपने कहा था ना कि टेस्टोस्टेरोन नहीं लिखना, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो अगर हम फीमेल में भी बात करें तो डिपेंडेंट थोड़ा सा, अगर हम आज के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता कि लाइक फीमेल इंडिपेंडेंट भी तो फिर हैं? नहीं बच्चे, हम ये बात इस सिनेरियो में कर रहे हैं कि सोसाइटी क्या समझती है, सोसाइटी क्या समझती है। अब सोसाइटी में तो हम यही है ना, वैसे रियलिटी भी यही है कि वुमेन्स हमेशा डिपेंडेंट होती है मेन के ऊपर। आपको मैं अब नेक्स्ट आप जब करते जाएंगे तो ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हमने ये जो डॉक्यूमेंट्रीज मैंने इसी वजह से आपको दिखाई थी, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री की जो था ना आपके पास सेविंग फेस वाली, उसके अंदर एक करेक्टर आता है आपका, उसके अंदर आपको पता है 6 वुमेन होती है जिनके ऊपर एसिड फेंका जाता है। उसके अंदर आपको पता है कि एक ऐसी होती है, डोंट नो उसका नेम मुझे याद नहीं है कि क्या था। उसके ऊपर आप देखें कि उसकी स्टोरी क्या थी, कि उसका हस्बैंड और उसके इन लॉज जो होते हैं उसको स्टोव के साथ जलाते हैं, उस पर तेजाब फेंकते हैं, बट स्टिल शी वॉज लिविंग इन लॉज।
वो क्या कर रही होती है, अपने ससुराल के साथ रह रही होती है। रीजन क्या होता है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती। वो वहां पे एक स्टेटमेंट भी देती है कि मैं अपने बच्चों को लेके अपने जो उसके थे मदर फादर जो होते हैं उनके घर जाती है, तो वो उसको कहते हैं कि हम तुम्हें कैसे पाले हो, तुम्हारे इतने बच्चों को भी साथ, तो इससे बेहतर है तुम उसी के घर चली जाओ। अब देख ले, एक बंदे ने आपके साथ इस हद तक क्रुएल्टी की है, आपका फेस जला दिया, आपको जलाया है, लेकिन स्टिल वो क्या थी, कंपेल थी उसी घर में उसी बंदे के साथ रहने के लिए। रीजन क्या था, इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी उसकी, कि वो इकोनॉमिकली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी कि उसको उठा के परे फेंके या उसके क्या करे, अपने बच्चों को भी क्या करे, खुद अपनी कर ले। तो फिर डिपेंडेंट जो होती है वो हमेशा औरत होती है। इस चीज को तो डिसीजन, इवन ना डिसीजन मेकिंग में आपके पास वुमेन इंडिपेंडेंट है। अब आप एक्सेप्शनल केसेस की एग्जांपल नहीं देनी कि यहाँ पे देख ले, लाहौर में दो चार की एग्जांपल दे रहे, आपने जनरल देखना है हमारे यहाँ जो एक लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी का है या पॉपुलेशन का है, उसके साथ क्या रवैया रखा जा रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है। इवन हमारे यहाँ तो देखे ना, स्कूल जाने के लिए भी आपको क्या होता है, अपने घर की इजाजत की, मर्दों की जरूरत होती है आपके पास। तो इस तरह हर काम के अंदर वुमेन्स क्या होती हैं, डिपेंडेंट ही होती हैं। जी तैयबा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम हम इसमें ये लिख सकते हैं कि women are supposed to be graceful। एस्थेटिक एक और चीज आ जाती है, ब्यूटी एंड एस्थेटिक आपने लिखना है। ब्यूटी भी आपने लिखना है कि कंसीडर की जाती है कि वुमेन्स क्या होती हैं, उनकी खूबसूरती का ये मतलब नहीं कि मर्द बदसूरत होते हैं, ये होता है कि अपनी खूबसूरती का वो ध्यान रखती हैं, या देखा जाएगा कि वो अच्छे कपड़े पहनेंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, मेकअप करेंगी, सारा कुछ करेंगी। जबकि मैन से ऐसी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती। बेचारा मैन क्या हो, थोड़ी स्क्रीन लगा के निकले दो, क्या आप थोड़ा सा आपके पास चेंज हो गया, बस थोड़ा सा हम बैकग्राउंड एरियाज में देखें तो वहां पर ऐसे ही होता है, तो सारे खड़े होके जाते क्या औरतों की तरह, देखे आपने, देखा औरतों की तरह मुंह सफेद किया, औरतों की तरह क्रीम लगाई हुई है। तो इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी नजर आती हैं। डेट मीन कि सोसाइटी ने एक ट्रेड बनाया हुआ है, ब्यूटी वुड बी पार्ट ऑफ वुमेन्स। आपने एस्थेटिक लिखना है और एक ब्यूटी लिखना है, ये भी आपने मेंशन मस्ट करना है ट्रेड्स के अंदर। और मैम मोर मैनर्ड, उनसे ज्यादा तमीज तहजीब तरीके से बैठना, खाना पीना इस तरह। नहीं, वो मर्दों में भी होती है मेरे ख्याल में, औरतों से ज्यादा तहजीब तो खैर होती है मर्दों में। नो मैम मैं लेकिन ग्रेसफुल वो सोसाइटी इस सेंस में कह रही हूँ ज्यादा कि जैसे मर्दों बहुत सारे काम अगर मर्द करते हैं तो वो जी ज्यादा बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अगर वही काम औरतें करें तो वो कहा जाता है कि ये औरतों को जेब नहीं देती ये चीजें। इस वे में हम कह सकते हैं कि women आर सपोज टू बी मोर ग्रेसफुल। मैम नहीं जैसे तेज तेज बात करना। नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं आएगा ग्रेस वाला। उस फिर आप अपनी या बात तो कुछ इस तरह का वर्ड यूज करें जो कन्वे मीनिंग करे जो आप कह रही हैं, बट ग्रेसफुल नहीं आएगा। जितने मैंने लिखवा दिए, आई थिंक 8 या 9 हो गए आपके पास, तो ये मोर एंड इनफ है आपके मैम पास, इसके इतने ही लिए आपके पास। मॉडेस्टी वर्ड यूज कर सकते हैं कि वुमेन्स को मतलब कंसिडर किया जाता है वो मॉडेस्ट रहे। मॉडेस्टी टर्म यूज हो सकती है जो डिस्कशन हुई। मोडेस्टी किस टर्म में आप यूज कर रही हैं? मैम ये कि पैसिव हो ऑफिस सकता है। से अच्छा, एक एक्सपेक्ट। और आ सकता है, एक और वर्ड यहाँ पे, सबमिसिव या पैसिव आपने लिखना है। सबमिसिव और मेन का लिखना है डोमिनेंट। मेन का लिखे डोमिनेंट लॉयल्टी। और उसके अपोजिट आपने लिखना है सबमिसिव। वुमेन्स हमेशा सबमिसिव होती हैं। वही चीज का कोई मर्द मैम आपको ये कोई चीज नेगेटिव कह मीनिंग रहा है नहीं तो आप देगा। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम हम चलिए इसमें फिर लॉयल्टी यहाँ भी पे ऐड कर सकते हैं। क्या, लॉयल्टी। मीनिंग बोलेंगे आप मुझे? आपके लफ्ज की नहीं समझ है, वर्गैलिटी कह रही हैं आप? लॉयल्टी। लॉयल्टी। अच्छा, रॉयल होना, ओके ओके ठीक है। हाँ, उसमें आ जाएगा वो स्टार्ट वाला जो पॉइंट हमने लिखा था ना आपके पास, क्या था यहाँ पे, इसके अंदर आ जाएगा। इमोशनल मैं। नर्सिंग वाले में, नर्सिंग वाले में आ जाएगा और एम्पैथी वाले में आ जाएगा। इमोशनल लिख दिया हमने, इसमें लिखे नर्सिंग वाले में और एम्पैथी वाले में। हाउस होल्डर और वीक आ सकते हैं पॉइंट इसमें। क्या? हाउस होल्डर और वीक पॉइंट, ये वीक आ सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट से हो सकते हैं। हाउस होल्डर का कर सकते हैं, वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो तो एक पार्ट कंसीडर किया जाएगा, काम क्या है उनका, ड्यूटी आ जाएगी। हाउस हाउस होल्डर कर सकते, हाउस होल्डर और वीक, हाँ जी। जैसे मैन नहीं, वीक ना करें, वीक ना करें, वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में जो दो के कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसको अवॉइड करें। मैंने कहा था इस तरह के पॉइंट्स को अवॉइड करें, हाउस होल्डर कर सकते।
और मैम कवर जो होता है मतलब हिजाब जो होगा या क्या कवर जो होगा या हिजाब जो होगा, मोडेस्टी जो होगा। नहीं नहीं, उसको अवॉइड करें, इससे पहले मैंने मना किया उसको करें। जी अब मैं स्लाइड सोसाइटी शेयर में करने लगी हूँ। नेक्स्ट हम कल वाला जो था टॉपिक आप नेक्स्ट करना वो हमने आगे था, बट आपके पास सामने आ गया है, तो मैं ये डिस्कस कर दूंगी स्टार्ट में ही वो चीज। आप अभी आप फराज आपने कुछ कहना है तो कह लें, आप क्या कहना चाह रहे थे उस चीज के बारे में। बट बच्चे मेरा काम आपको क्रिटिसाइज करना या इस चीज से रोकना नहीं है कि आप बात करें, बट उसमें चीज ये है कि जो रेलिवेंट चीजें हैं मैं खुद ही कोशिश करती हूँ या नोट्स भिजवा दूं या क्लास में सारी डिस्कस कर दिया करूं। बट उसमें ये होता है कि बहुत डीप जाने की आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये बड़ा कॉमन आपके पास गाइड किया जाता है, हर टीचर आपको कहता है किसी भी एकेडमी में जाएं कि सीएसएस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या करना है, पढ़ना क्या है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपने छोड़ना क्या है। अब इतना डेटा है, जैसा कि एक बच्चा वो स्टार्ट में कह रहा था कि मैंने 2 बुक लिखी है या 4 लिखी है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अब सारे इक्वल है, अब कुछ बच्चों के अंदर जाएगा कि इस बंदे ने इतना पढ़ा हुआ है तो क्या हम इतना कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो मैटर नहीं करता है। हमारे टीचर ने, मैं स्टार्ट में जब सेशन लिया तो वो कहते थे कि आपके पास अगर इन्वायरमेंट है जो आपका है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे आएगा ना तो सारे बच्चे पास कर लेंगे। कॉमन कॉन्सेप्ट ये नहीं कि जरूरी आप वो जो कह रहे थे वो ठीक ही हो, लेकिन रियलिटी यही होती है। वो कहते थे कि सारे बच्चे क्लाइमेट चेंज पे जो ऐसे आएगा पास कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ा होता है वो फेल कर देंगे। उसका रीजन क्या था कि उनके पास इतना एक्स्ट्रा डेटा होता है जो कि सीएसएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऐसे की, कि क्लाइमेट चेंज को वो जस्ट एक डायमेंशन पूछेगा, जबकि इन्वायरमेंटल साइंसेस में हम बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चे इसी चीज को इररेलीवेंट हो जाते हैं कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। आप किसी भी टीचर का, सीनियर का भी आपकी ओपिनियन मांग रहा है, सिंपल सी 2-4 आर्गूमेंट्स दें और 20 नंबर का अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। कोई बहुत डीप नॉलेज में वो नहीं लेके जाता कि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करके बैठे हुए हो। 12 सब्जेक्ट है, इसको क्या थोड़ा सा कंसाइज वे में और थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की तरफ आपने चलना होता है। तो यहाँ पर वो चीजें जो कि रेलिवेंट नहीं है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा उनसे अवॉइड करती हूँ। जेंडर स्टडी तो वैसे भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस है हमारे पास। अब देखिएगा एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएंगे, एक चैप्टर का एक लेक्चर के अंदर हम सोशल कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक के अंदर आपका जेंडर मिस वायलेंस वाला पूरा चैप्टर हो जाएगा और इसी तरह आपका नेक्स्ट चलते जाएंगे। तो चीजों को थोड़ा सा क्या करें, इतना ज्यादा डीप या उस चीज में जाने की जरूरत, बाकी डिस्कस आप ओपन होती है क्लास, इसी वजह से आप अनम्यूट होते हैं, आप जो मर्जी बात कर सकते हैं। आपने शुरू में कहा कि मेरा सवाल इररिलेवेंट था, ये तो गलत बात थी। सवाल तो बिल्कुल रिलेवेंट था। और उसके बाद आपने कहा कि मैं किसी क्लास को किसी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में लेने जाने का कोई पर्पस नहीं है मेरा। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए किसी के साथ नहीं आया हूँ, मैं आपसे सीखने आया हूँ यहाँ पे इस क्लास में। जी बच्चे, आपका यही मैंने आपको कहा, आपका राइट होता है क्लास में डिस्कशन करें, बट मैंने ये नहीं कहा आपका क्वेश्चन रेलिवेंट था। मैंने आपसे कहा कुछ डेटा होता है जो सब्जेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो वो इररेलीवेंट होता है, वो आपके काम की इतनी चीज नहीं होती। मैंने आपको यही चीज कही कि आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं बनना, आपने जस्ट एक पेपर पास करना है। ये चीज बच्चे हम इन चीजों से गुजरे हुए होते हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एकेडमी में आए हैं तो आपको राइट वे में क्या किया जाए, उसको गाइड किया जाए, ताकि आप वो चीजें जो आपके फायदे की नहीं है उनसे थोड़ा सा आपको बचाया जाए। आप देखें ना बेटा, आप बुक लें जेंडर स्टडी की, उसको पढ़ना शुरू कर दें। अब आप देखें ना, मैंने आपसे कहा था आप जब क्या करेंगे, जो बुक आपको मैंने रेकमेंड एज अ की बुक जस्ट आपके पास रेकमेंड की, अभी तो आपको मैंने रेफरेंस बुक का कहा ही नहीं है, तो आप उसको ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी उन सारी चीजों को समझने के लिए और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो आपके काम की चीजें थी वो आपने यहाँ से निकालनी है, इररिलेवेंट डेटा को छोड़ दें। आप ये वाले ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बुक में से देखिएगा, आप भी थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा कि किस तरीके से आसानी से चीजें आपके पास आ गई हैं। अगर आप बुक में से ये ऐसे सारे पॉइंट्स निकाल दें तो आपको चीजें बहुत आपकी मिसअप हो जाती हैं।
जी आपने पॉइंट रेज किया था ना, मतलब कि आपने खुद ही बताया था कि ऑनर किलिंग में जो ना वो कंट्री या आपका जो ना वो कुछ भी स्टेट नहीं कर सकती, इंटरवीन नहीं कर सकती, तो जी वही मैं जी, पूछा मैं था। उसी पॉइंट पे हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं अभी डिस्कस रेलिवेंट करती हूँ। आपने रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप जो ना क्लास को कहीं और पे लेके जा रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा, मेरा कोई ओके पर्पस ओके, ऐसा नहीं है। जी एक मैं साइड अभी आप वो चीज डिस्कस करती हूँ। आपकी वो कल वाली कंफ्यूजन जो है ना, स्टेट इंटरवीन कर सकती है या नहीं, आज हम थोड़ा सा बाय लॉ देखते हैं उस चीज को कर सकते ये हैं आप या नहीं। जवाब देते हैं, आपने मैं स्लाइड्स मैंने आपके पास वो वाला, मैनेज कर दिया। मैंने आपके पास वो आर्टिकल इंक्लूड कर दिया है, आप लोग बच्चे सारे एक दफा रीड कर लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट जब हम जेंडर डिस वायलेंस करेंगे तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है वो वाला कि ऑनर किलिंग जो है इसके रुकने की, कल भी मैंने आपको कहा था ये पॉइंट एज अ सजेशन आप दे सकते हैं कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। ये जो आप बात कर रहे थे वो ठीक थी कि किसास लेके या फैमिली अगर क्या कर देती है, पर्डन कर देती है, तो डेफिनेटली आपके पास वो वाला लॉ खत्म, वो जो होता है जो बंदे जिसने किया होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, छूट जाता है, क्विट हो जाता है। बट क्या किया जाए इसके अंदर, हमें हमने यहाँ पे तब्दीली की है, अभी हम डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ने की है 2004 के अंदर, 2016 के अंदर। बट उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह की यूज किया, वर्डिंग इस तरह की यूज की है कि स्टिल वो आपके पास एक कंट्रोवर्शियल इशू है। आपके पास सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट जो है ना, एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको ताकि आपको क्लियर है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हमारे पास अपेक्स कोर्ट आती है, वो ना ऑनर किलिंग को एज अ मर्डर कंसीडर ही नहीं करती है। वो इससे कहती है कि ये आपके पास एक फैमिली मैटर से रिलेटेड इशू था। सेकंड, दो चीजें होती हैं इसके अंदर। आपके पास ये जो केस आता है ना ऑनर किलिंग का, इसको क्या करती है, इसको जो आपकी है ना अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो कंसीडर दो वे में करती है। एक ऑनर किलिंग करेगी, यानी कि ऑनर किलिंग इज्जत के लिए इसने किया कत्ल। सेकंड चीज आपके पास आती है प्रोवोकेशन का, वर्ड में लिख देती हूँ, राइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर ऑनर किलिंग पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करना पड़े, आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग हो रही है तो क्या हमारा लॉ एग्जिस्ट करता है, हम कैसे इसको कम्बैट कर सकते हैं, कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं, कैसे इस बुराई को रोक सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मार्कर भी नहीं चल रहा आपके पास होता है, चले सीधा समझे तो प्रोवोक करना। प्रोवोक करने का होता है किसी चीज को उभारना, किसी बंदे को मजबूर करना कि वो ये क्या करे, इस तरह का एक्ट करे। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आपके लिए ये भी चीज न्यू होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल कैसे करती है। वो या तो कहेगी ये ऑनर किलिंग है, यानी कि उसने पसंद की शादी कर ली या जो भी रीजन था। सेकंड, वो कहती है आपके पास कि इस तरह का जो मर्डर आता है उसके पीछे आपके पास रीजन क्या होता है, प्रोवोकेशन का होता है, प्रोवोक करना, यानी एक मर्द को प्रवोक किया गया कि वो इस तरह का एक्ट करे। यानी कि अब एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि अगर किसी मर्द ने, किसी भाई ने या बाप ने अपनी बेटी को, आप कह सकते हैं कि किसी इस तरह के मैनर में किसी मर्द के साथ इंटीमेट देखा या वल्गर अंदाज में कुछ इस तरह की वल्गैरिटी देखी, तो वो क्या कर सकता है, वो अगर उसने कत्ल किया है तो डेट मीन वो प्रवोक हुआ है, यानी उसका एक्ट उस पे क्या लगेगा, प्रोवोकेशन का लगेगा। और यहाँ पे फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो आपके पास आपकी जो पनिशमेंट होती है उसको कम से कम कर देती है उस बंदे की, यानी कि वो इसको ठीक कंसीडर करती है कि पर वो किया गया था या इस तरह का उसने पकड़ा अपनी उसकी जो अभी थी वुमेन जो भी होगी उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या किया गया था, मर्द मजबूर था, उसको पर वो किया गया कि वो ये वाला काम करे, यहाँ पर उसकी सजा कम कर दी जाती है। जी, अब मैं आपके साथ आर्टिकल शेयर करती हूँ, वो चीज जो आप डिस्कस कर रहे थे, जो आर्टिकल उसके अंदर मैंने मेंशन किया है 311, वो आपने राइट कर लेना है, आपने मेंशन करना है ऑनर किलिंग का, जो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। जी क्लियर, सबको मेंशन शो हो रहा है, आपको स्क्रीन शो हो रही है, आर्टिकल शो हो रहा है बच्चों? यस मैम। ओके, थोड़े से जो चार पॉइंट इसमें से मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझने में वो जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आप इसको रीड कर लीजिएगा, पॉइंट इसमें से ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले देखें तो आपके पास उन्होंने जो रेफरेंस दिया है, असल में ये वाली चीज जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग, मैं डिस्कस कर रही थी, ये वाली चीज लास्ट टाइम मेरा फिजिकल में बैच हुआ, एक बच्चा था एंड ही वाज फ्रॉम बलोचिस्तान। अब वो बच्चे पर्सनल लेके चले जाते हैं चीजों, जहां मैंने कहा कि जो आपके पास बलोचिस्तान है उसका क्या है कल्चर,
या उसका लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है जिरगा सिस्टम। अब जिरगा सिस्टम को भी आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि वो क्या होता है। स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती, यहाँ पे ये वाला मेंशन है आपके पास कि स्टेट इंटरफेयर उनके जिरगा के फैसले में नहीं कर सकती। वहां दरअसल केस ये वाली था और वो बच्चा बार बार इस चीज पे कर रहा था कि मैम उस औरत ने जिसको उन्होंने मारा था, ये जो लड़की थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी और वो घर से पहले भी 2-3 दफा भाग गई हुई थी और इस वजह से उसको मारना बनता था। तो भाई कौन सा लॉ है जो आपके पास बगैर इन्वेस्टिगेशन के मारने का हुक्म देता है आपके पास। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी फिर इन चीजों को एक्सेप्ट कर दिया करें कि जो लॉ में एग्जिस्ट करता है उसी के तहत ही हमें चलना होता है। अगर हम ये वो कहना शुरू कर दें कि फलाना बंदा इसमें इन्वॉल्व था एडल्ट्री के अंदर यानी जिना के अंदर या इलीगल रिलेशन से और उसको इस बात पे सबको मारना शुरू कर दें, फिर तो दुनिया में क्या हो 90% तो सारे आपके पास दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो वो आपके पास एक लॉ एग्जिस्ट करता है, सारा प्रोसेस है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं उस सारे प्रोसेस को लेके चल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वही दिया हुआ है, 2025 का रेफरेंस आपके पास आया हुआ है। नेम उसका क्या था, बादो था। और उसको क्या किया गया यहाँ पे देखे, बीबी वाज हैंडिड अ कुरान बाय हर ओन ब्रदर। यानी आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा नेट पे। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब वो जिग्गा का जो था वहां पे जो बंदा था मेंबर था उसको पकड़ा गया तो कैसे एरोगेंट वे में वो जा रहा था और उसको पता था कि मैंने छूट जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, उसका भाई कहता है कि कुरान पाक पकड़ो और 7 कदम चलो। जब वो चलती है तो उसके बाद क्या कर देता है, बुलेट फायर कर देता है, उसको इतने ज्यादा बुलेट मारता है और विद इन अ टाइम 2-3 मिनट बाद उस क्या करता है, वो जो लड़का होता है जिसके साथ होती है उसको भी क्या कर देता है, मार देता है। यानी कि क्या किया, वो मारने वाले लोग क्या थे यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे अब उसका उनका क्या था कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। देखिएगा यहाँ पे देखें, अ ट्राइबल काउंसिल इन बलोचिस्तान हैड ऑर्डर्ड बोथ किलिंग्स वीक बिफोर। यानी कि एक हफ्ता पहले जो ट्राइबल था वहां पे जिरगा वहां पे हुआ था, उसने ही ये हुक्म दिया था देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो आप कह रहे थे कि स्टेट इंटरवीन कर सकती है, स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखें आपके पास द मोस्ट रिवीलिंग पार्ट ऑफ द केस इज दैट नॉट द किलिंग इटसेल्फ बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड। यानी कि स्टेट ने इसके ऊपर क्या लिया, कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब स्टेट ने एक्शन कब लिया, आपके पास हमेशा पाकिस्तान में यही होता है कि जहां आपके पास गवर्नमेंट भी कंपेल होती है। मैंने आपको कहा उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया बट उसका फेस बता रहा था कि मुझे बस आपने फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ा है, मैंने अभी यहां से छूट जाना है, क्योंकि उसको पता था कि स्टेट इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ उन्होंने अरेस्ट किसकी वजह से किया, एक तो आर्टिकल जो 2016 में इन्होंने पिनल कोड के अंदर नया डाला 311, उसके तहत जो कि क्या है आपके पास यहाँ पे राइट भी है, बाकी मैं बोल भी दिया था कल, वो होता है आपके पास फसाद फिल अर्ज। यानी कि आपके पास स्टेट इस चीज की इजाजत नहीं दे जाती कि खुलेआम आप किसी को कत्ल करना शुरू कर दो। फिर वीडियो बन रही है, फिर शेयर हो रही है, तो इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किया, इस पे काफी ज्यादा रिएक्शन शो किया। जब इंटरनेशनल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की जो होती हैं, जब वो खड़ी हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट्स कंपेल्ड होती हैं अपने क्या होते, अपने आप कह सकते हैं कि अपने स्टेट नैरेटिव को बचाने के लिए या अपना इमेज बचाने के लिए फिर वो क्या करती हैं, एक्शन लेती हैं। जबकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इस पे भी एक्शन नहीं लेना था। रीजन क्या बना कि वीडियो बन गई, वायरल होगी और फिर गवर्नमेंट कंपेल हो गई कि जब ये इंटरनेशनल मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर वो क्या करे, इसके अंदर एक्शन ले। सेकंड देखिए इसके अंदर अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में, बाकी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, हमारी क्लास भी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। ये देखिए आपके पास 2 एक्ट आते हैं, दोनों आपने क्लियरली याद रखने हैं। एक आपके पास 2004 के अंदर आता है जिसके तहत इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई कि जब आपके पास, अब हमारा सीधा सीधा सा कानून है कि अगर कोई बंदा अपने घर की, आप देखिए ना ऑनर किलिंग कौन करता है, कोई बाहर का बंदा तो आके आपको कत्ल नहीं ना करके जाएगा कि आप किसी के साथ देखी गई है या आपने पसंद की शादी कर ली। ऑनर किलिंग के अंदर इन्वॉल्व कौन होगा, मर्डर कौन होगा, ऑलवेज योर फैमिली मेंबर। यहाँ पे आगे फैक्चुअल डेटा भी काफी दिया हुआ है, आपने ऐड कर लेना है कि इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेटा दिया हुआ है कि किस तरह से फैमिली के कितने % जो लोग, या आपका हस्बैंड होता है या आपका भाई होता है या फिर आपका फादर होता है जो हमेशा इन इंसिडेंट पे इन्वॉल्व होता है। अब आप देखें कि एक फैमिली
वो क्या था, द सुप्रीम कोर्ट लॉ हमारा कहता है आपके पास कि ये फैमिली का मैटर था। अब फैमिली उसमें जब इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कभी आपने देखा कि आपके पास क्या होता है, एक बाप ने कत्ल किया है, सॉरी भाई ने कत्ल कर दिया बहन का, तो बाप उसके खिलाफ खड़ा होगा। दो के एक दफा हो सकता है अरेस्ट हो गया होगा, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बट 4 दिन बाद फैमिली क्या कर देती है, पार्डन कर देती है। वो कहती है कि भाई हमने इसको माफ कर दिया। अब यहाँ पे माफ का लफ्ज इस्तेमाल करते ही आपके पास स्टेट का इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है। स्टेट फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन इस तरह के जब फिर केसेस होते हैं, जैसा कि सरेआम उसको मारा गया, मीडिया के ऊपर आ गया सारा कुछ, फिर स्टेट फिर इंटरवीन कर सकती है। वो इस वजह से कर सकती है कि फसाद फिलर्स का जहां पे खतरा होता है, इतने बड़े पैमाने पे आप इस तरह के जो क्रूल किस्म का एक्ट है वो कर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या होता है, स्टेट कंपेल होती है। बट अगेन जब केस चलना शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट में, अगेन आपके घर वाले माफ कर देते हैं, तो फिर स्टेट इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2004 के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई कि जो आपका ऑनर किलिंग का केस है ना, कम अज कम इसको किलिंग के अंदर इंक्लूड करे। भाई जिसकी बेस पर भी हुआ हुआ तो मर्डर है ना आपके पास। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डोमेस्टिक इशू होता है, क्या होता है आपके पास, लॉ हमारा इस तरह का है कि ये फैमिली का मैटर है आपके पास। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या आता है, ये सारा आपके पास देखिए, ये आपके पास आ गई। ये मैं आपको रेफरेंस कह रही थी किस तरीके से फैक्चुअल डेटा आपने लेना है, इस तरह के रिसर्च पेपर वगैरह से आपको मिल जाता है। इसके अंदर ये देखिए आपके पास सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, काउंटेड फॉर 547 ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान इन 2024। आपके पास 547 547 केसेस हुए ऑनर किलिंग के। अब मोस्ट आप कह सकें जो डेंजरस चीज है, जो अलार्मिंग चीज है, वो क्या है, वो नेक्स्ट देखें यहाँ पर के फ्योर। देन आप कह सकते हैं कि 2% जो थे वो आपके पास कन्विक्ट हुए। अब 2%, 500 में से 2% कितने होंगे आपके पास, 10 लोग। 500 में से 10 लोगों को सिर्फ सजा दी गई। यानी कि उसका रीजन ये था कि वो बंदे जिनको फैमिली ने भी कहा कि हाँ इन्होंने मारा, इन्होंने बुरा किया, इसको पकड़ लें, और तब फिर आपके पास वो लोग क्या होते हैं, इसके अंदर अरेस्ट होते हैं या उनको पनिशमेंट दी जाती है। जबकि देखा जाए तो आपके पास अगर फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली माफ कर दे या आपके पास किसास ले ले, खून बहा दे दे, तो फिर सब आपके पास खत्म हो जाता है। ना तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, ना आपकी स्टेट कुछ कर सकती है। और खास तौर पे जो बलूचिस्तान के इश्यूज होते हैं, बलूचिस्तान का मैंने कहा ऊपर आपके पास मेंशन है कि वो जो फैसला आया था, वो एक वीक पहले जिरगा ने फैसला दिया था कि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। तो इस वजह से स्टेट उसके अंदर, स्टेट इवन कोई रिएक्शन ही उसके ऊपर नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में जब मीडिया इन्वॉल्व हुआ और वो सारी चीजें, मुख्तारा माई वाला जब हम केस करेंगे तो वो भी साउथ पंजाब का केस है, अभी वो सामने आ गया था, डिस्कस थोड़ा सा कर दूं। उसके अंदर क्या किया गया था मुख्तारा माई के साथ, कि उसको पूरे जिरगे के फैसले के मुताबिक क्या किया गया था, क्योंकि उसके भाई के ऊपर शक था कि उसने क्या किया था, कुछ उसके नाजायज इलीगल क्या थे रिलेशन थे, और दूसरा जो उनका ट्राइब था, कबीला था, उसके साथ, उनकी जो लड़की थी उसके साथ। तो बदले के अंदर कहा गया कि मुख्तारा माई जो है, इसके भाई ने ऐसा किया है तो इसका भी रेप कर दिया जाए। ये साउथ पंजाब का वाकया। वहां पर यहाँ पे जिरगा सिस्टम होते हैं, उन इलाकों के अंदर पंचायत सिस्टम होता है, और उसको भी लीगल आप कह सकते हैं कम बैक हासिल होता है उसका गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया होता है कि आप अपने डिसीजन कर सकते हैं यहाँ पे पंचायत सिस्टम के अंदर। तो वहां भी आपके पास जिरगा फैसला देता है कि मुख्तारा माई का रेप कर दिया जाए। अब उसी जिरगा के अंदर जो वो बिल्डिंग थी या जो जगह थी, उसके साथ ही एक कमरा था, और उसके अंदर ले जाके मुख्तारा माई का रेप किया जाता है बाय 6 पर्सन। अब देखिए ये सारा कुछ जिरगा के सामने हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है बाद में, इवन जो आपके वो पुलिस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, 9 दिन या 6 दिन थे, आई थिंक 6 डेज तक उसकी कंप्लेन ही फाइल नहीं होती। वहां पर भी ये कंसीडर किया जाता है कि इसके साथ रेप हुआ ही नहीं है। जिरगा ने ऐसा कोई फैसला, यानी कि जिरगा के खिलाफ कोई बंदा भी नहीं जाता, सॉरी पंचायत सिस्टम जो होता है उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता। जो वो करते हैं फैसला, वो लोकल उसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और इवन स्टेट भी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। स्टेट ने फिर इंटरवीन इसी वजह से किया कि जब भी वो वाला सारा मामला इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चला गया आपके पास। जी कोमल, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम बीच में मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा इंटरनेट, लेकिन मैंने आपकी ये वाली बात सुनी है कि आप कह रही हैं कि ऑनर किलिंग अगर होती है और अगर उसकी फैमिली माफ कर देती है तो स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती।
जी जी मैम स्टेट इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि ऑनर किलिंग तो पीपीसी में है, आई गेस सेशन 312 था या 311 है, इन दोनों में से किसी एक सेशन में फसाद फिल अर्ज में आता है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें स्टेट इंटरवीन करती है क्योंकि वो पब्लिक थ्रेट होता है। जी इसमें बेटे, साथ मैं साथ वही ये डिस्कस कि कर रही हूँ, आपने पीछे वाली बात नहीं सुनी, वही डिस्कस यस किया मैम, मैंने। इसीलिए मैंने कहा कि मैं पीछे जी जी, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट मैंने हो गई थी इसी तो वजह से ये कहा, पहले कहा कि आपके पास पहले नहीं कर सकती थी, आपके पास अभी जो 2004 के अंदर कुछ डेवलपमेंट तीन हुई, और ये जो कितने आर्टिकल दिन अभी मैंने मेंशन किया, इसीलिए मैंने आपको सारा आर्टिकल सेंड किया, आपने शायद पीछे वाली सारी बात नहीं सुनी कि यस मैम, आर्टिकल वो मैंने नहीं सुनी। 7 है पाकिस्तान क्रिमिनल या पिनल कोड का, जिसको इंक्लूड किया गया, उसका मतलब होता है फसाद फिल अर्ज की बुनियाद पे स्टेट इंटरवीन कर सकती है। तो फिर ठीक है। वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अगर उसके अंदर भी अभी तक एम्बिग्यूटी आ जाती है कि उसके अंदर भी क्लियर वर्डिंग नहीं है कि स्टेट कैसे इंटरवीन करेगी, वहां पर भी असल में क्या हो जाता है, इस तरह के वर्ड नेक्स्ट मैंने मेंशन किए हुए आर्टिकल में, इसके अंदर मेंशन है कि किस तरह से वो क्या करती है, स्टेट इंटरवीन करेगी जब कोर्ट के अंदर केस जाएगा चलेगा। अगेन फैमिली के पास ये वाला राइट होता है कि वो फिर क्या कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं। तो फिर वहां पे स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रह जाती है। तो ये वाली चीजें आपने यहाँ पे देखनी है कि क्या बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है और अभी क्या चल रहा है आपके पास। जी, उसके बाद ये आपके पास 1990s का फेडरल शरिया कोर्ट जो थी, उसका मर्डर जो था, मर्डर के हवाले से वुमेन्स के, वो सारा आपका दिया हुआ है कि वहां पे कैसे चल रहा था। बेसिक आपकी जो पढ़ने वाली चीज है वो ये वाली थी कि आपने पहले लिखना है कि आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पे देखे ना, इसका क्या 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 आपके पास जो थी गुलजान बीबी, यानी वो जो बानो थी, उसकी मदर थी, उसकी स्टेटमेंट सुनिएगा, आपके पास मीडिया पे होगी, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। वो भी क्या कहती है कि वो कहती है भाई ठीक हुआ मेरी बेटी के साथ, ये तो हमारा सेंचुरीज पुराना एक जो प्रैक्टिस चलती आ रही है कि कोई ऐसे करेगा तो हम उसको जगह मार देगा, तो फिर इसमें कोई नई बात नहीं थी, मार दिया तो कुछ नहीं हुआ, ये एक मदर की स्टेटमेंट थी। इवन शी वाज अरेस्टेड, कि उसको भी फिर अरेस्ट कर दिया गया था कि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद देखिए आपके पास असल में जो आता है, वो आता है आपके पास 2016 के अंदर। मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में इसको क्लियर कर दूं, क्लास आपकी खत्म होने, आपने ये आर्टिकल सारा पढ़ लेना है, फैक्चुअल डेटा सारा निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2016 में आपके पास एक केस आता है। केस कौन सा आता है, आपने किसी बच्चे ने ड्रामा देखा हुआ है जिद्दी? यस मैम, कंदील बलोच बना था। कंदील बलोच का केस स्टडीज थी, जिसको सामने रख के आपके पास सबा कबर एक्टिंग करके वो सारा आपके पास करेक्टर लेके आई। जी जी, बागी, सॉरी जिद्दी मुंह से मेरा निकल गया, वो बागी ड्रामा था आपके पास। उसके अंदर जो स्टोरी होती है कंदील बलोच की, ये भी आपके पास साउथ पंजाब का एक केस था, जिसके अंदर एक लड़की को क्या कर दिया जाता है, उसका भाई कत्ल कर देता है, तो मीडिया के अंदर क्यों आई है या जो भी रीजन होता है उसके पीछे। बट क्या किया जाता है यहाँ पे, फिर आपके पास स्टेट फिर इंटरवीन करती है, उसको लगता है कि क्या हुआ है, इस तरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, वो भी उसका भी मीडिया के ऊपर बहुत हाईलाइट जब किया गया केस। तो फिर स्टेट ने फिर इसके अंदर कुछ क्या थी तब्दीलियां की। यहाँ पर ये देखे, अब आपके पास आर्टिकल 311, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वही रिलेटेड है आपके फसाद पिलर से, यानी कि इस बुनियाद पे स्टेट इंटरवीन कर सकती है। अब मोस्ट सरप्राइजिंग चीज क्या है कि आपके पास 2019 के अंदर आपके पास जो इसका भाई था कंदील बलोच का, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसकी सजा होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी की सजा नहीं होती है। तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की वो जो आपके पास ये आया था नया आर्टिकल, इसके तहत ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी अगर आने किलिंग आपकी साबित हो जाती है या वो चीज आ जाती है, आपको माफ नहीं करती फैमिली। तो यहाँ पे पहले उसके भाई को क्या कर दिया जाता है, उसकी फैमिलीज वाले खुद अरेस्ट करवाते हैं या वो पकड़ा जाता है। बट 2019 के अंदर उसका बाप या फैमिली जो होती है, वो खुद कह देती है कि आपके पास हमने अपने बेटे को माफ कर दिया, इसको छोड़ दे। 2019 के अंदर क्या होता है, लाहौर हाई कोर्ट उसको एक्विट कर देती है, आजाद कर देती है, जेल से छूट जाता है वो। किस बुनियाद पे छूटता है कि उसकी फैमिली ने क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। अब सरप्राइजिंग चीज ये है कि जिसके लिए लॉ बनाया गया था, ये वाला आर्टिकल डाला गया, उनके केस के अंदर ही क्या हुआ कि आपके पास वहां पर ही वही बंदा फैमिली के पार्डन करने की वजह से छूट गया आपके पास। तो अब आप बताएं कि क्या आपके पास अब स्टेट इंटरवीन कर सकती थी, ये जो छूटने वाला फैसला था, ये आपके पास लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट को नहीं पता कि हम इंटरवीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनको लॉ का नहीं पता है?
डेफिनेटली जब लॉ है ही नहीं इंटरवीन करने का स्टेट का, तो स्टेट कैसे इंटरवीन, जुडिशरी कैसे इंटरवीन करेगी जब आपकी फैमिली क्या कर देती है, उसको माफ कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरली आपने समझना है कि स्टेट इंटरवीन कर सकती है जस्ट इस आर्टिकल की वजह से, वो भी 2016 के बाद ये इंक्लूड किया गया। बट ओवरऑल देखा जाए, ये जो प्रोवोकेशन वाला सारा था ना, डिफेंस इज हार्डर, ये वाली चीज भी आपने क्या करनी है, थोड़ी सी समझ लेनी है। मैंने आपको बता दी है प्रोवोकेशन का क्या मतलब है और किलिंग का क्या है। जो इंडिया आपके पास सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा दोनों को अलग अलग क्या करती है, कंसीडर करती है। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ही वो सारी चीजें हैं आपके पास, उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है जो सारी मैंने बता दिया आपको। आपने इसमें से कुछ फैक्चुअल डेटा ले लेना है और उसके अलावा आपने क्या कर लेना है, ये दोनों पॉइंट रख लेने हैं किस स्टेट की इंटरफेरेंस किस में होगी। अब यहाँ पे आपने लिखना है, जब आपने, अब आपका एक काम जो मेंशन मैं कर दूं कि आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने, इन्होंने कहा कि स्टेट इंटरवीन करती है, आर्टिकल 311 जो है उसकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे किसी पॉइंट पे दी हुई है। वहां पर भी असल में आपने लिखना है, जब आपने सोल्यूशन देने हैं ना, ऑनर किलिंग कैसे खत्म की जा सकती है, वहां पे आपने कहना है कि जो आपके पास एक ऑनर की आर्टिकल 311 है ना, उस जो आर्टिकल था उसके अंदर जो वर्डिंग यूज की गई है वो भी क्या है, आपके पास क्लियर नहीं है। वो फिर आपको कहती है कि अगर केस, अब वो सिर्फ कंडीशन रखती है कि अगर केस चल रहा होगा ना, यानी कि आपके पास चल रहा है, तो फैमिली फिर क्या कर सकती है, जब उसमें इन्वॉल्व होती है तो वो अगेन उसको क्या कर सकती है, माफ कर देती है। तो आपने इसमें लिखना है ये वाले कि यहाँ पर तब्दीली की जरूरत होती है अगर स्टेट इंटरवीन करती है, फिर स्टेट के पास राइट होना चाहिए कि ऑनर किलिंग को मर्डर समझ के उसकी पनिशमेंट जो है उसको क्या करे, परमानेंट करे, कि दी जानी चाहिए यहाँ पर। तो ये आपने सोल्यूशन यहाँ पे क्या कर देना है, मेंशन कर देना। बाकी ये सारा उसके अंदर वही आर्टिकल है, आपने सारा पढ़ लेना है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, आप थोड़ा सा देखिएगा, वो चीज मैं आपको जो कह रही थी, आपको बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। जो आपका क्वेश्चन है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज, तो ये वाला क्वेश्चन उसके साथ ही आता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो लिखा हुआ, ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, आज रही है बल्कि वैसे, लेकिन जब आपके साथ शेयर होगा तो आपको इसके अंदर से आराम से थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। इसके अंदर आपके पास क्या पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, वुमेन स्टडीज की डेवलपमेंट के बारे में, वुमेन स्टडी, जेंडर स्टडी सॉरी, जो है उसकी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुई, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कब ये शुरू किया गया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये सारा सवाल आता है। अब आप बुक देखेंगे अपनी, जो मैंने आपको रेकमेंड की थी, उसके अंदर काफी मिसअप चीजें हैं सारी। आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने सारा पॉइंट्स की फॉर्म में निकाल दिया है, कौन से इदारे में पहले, उसके बाद जितनी डिटेल मैंने लिखी हुई है उससे ज्यादा डिटेल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपने ये वाले ही उठा के, ये मैंने ऊपर रेफरेंस भी ऐड कर दिए हुए हैं, वो वाले रेफरेंस भी आपने लिख लेने। उसके बाद एक ही रेफरेंस, दो की एक सवाल में जरूरत होती है, वो मैंने ऐड कर दिया है। आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है और याद कर लेना है, अपने नोट्स बना ले इन्हीं पॉइंट्स को। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, कुछ समझाने वाली इसमें चीज नहीं है बट मैं फिर भी बोल देती हूँ थोड़ा। पहली चीज इसके अंदर आ जाती है, जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान कब स्टार्ट हुई। सबसे पहले आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट पाकिस्तान में बनती है, यानी कि आपने ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट बनेगी तो डेफिनेटली वही एक्शन लेगी कि कहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कौन सा पढ़ाया जाएगा, वुमेन स्टडी और जेंडर स्टडीज, ये आपके पास आ जाती है। इसके आगे क्या थे, कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन्होंने कहा कि दी ओरिएंटिंग करिकुला टू दी, करिकुलम जो होता है आपका सिलेबस जो होता है, टू मेक इट जेंडर सेंसिटिव, ये वर्ड बार बार अपने सब्जेक्ट के अंदर आपने, इसी जो हम पढ़ रहे हैं जेंडर स्टडी, यूज करना है। जब आपने पॉलिसी मेकिंग की सजेशन देनी है तो वहां भी आपने करना है मेकिंग पॉलिसीज, मेकिंग जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज, यानी कि जेंडर को माइंड में रख के आपने पॉलिसीज बनानी है। तो यहाँ पे ये सारी इसका दिया हुआ है आपके पास। पहले आपके पास मिनिस्ट्री बनती है, उसके बाद आपके पास नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 1998 के अंदर, अच्छा ये मैंने साथ लिख दिया हुआ है, ये पहली हेडिंग में, और ये तीसरी, इसके आगे एक और आपका है, ये वाला है, ये दूसरी हेडिंग आपने देनी है। ये थोड़ा सा ये इसके लिहाज से पीछे चला जाता है। इसके तहत क्या किया गया, एक बोर्ड बनाया गया, और उसके बाद क्या कहा गया, आपके पास एक बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। इसमें कहा कि 5 बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो गवर्नमेंट फंडिंग करे, और कुछ आपके पास यानी कि सेमी फंडिंग जो इदारे हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं, कुछ गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, कुछ दूसरे इदारे जो हैं वो आपके पास हेल्प
करेंगे और यहाँ पर जेंडर स्टडी या वुमेन स्टडीज के अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए जाए और वहां पे जेंडर स्टडीज को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। तो ये सारा इसके अंदर मेंशन है, ये सेकंड पॉइंट, और पीछे वाला आपने फर्स्ट पॉइंट ऐड करना है। उसके बाद बस आपका आसान है। उसके बाद सबसे पहले आपके पास ये स्टार्ट होता है वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट एट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। आपको पता है कि ये आपके पास एक ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन का। उसके तहत क्या किया जाता है कि आपके पास सारा आप सिलेबस और सारा कुछ कवर करते हैं और इसके अंदर भी क्या किया गया, छोटे छोटे कोर्सेज शामिल किए गए वुमेन्स या जेंडर स्टडीज के हवाले से। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये वाला आ जाता है। उसके बाद आपके पास वुमेन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर बना फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर। RWP का मतलब है रावलपिंडी। रावलपिंडी के अंदर अंदर क्या किया गया, ये वाली यूनिवर्सिटी जो थी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसी तरह आपके पास सारी बस यूनिवर्सिटीज के नेम और अपने इलाके का नेम लिखना है किसके अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर, जो यूनिवर्सिटी जमशोरों के अंदर थी उसके अंदर भी क्या किया गया, जेंडर स्टडी को इंक्लूड किया गया। उसके बाद आपका नीचे फिर आ जाइए, कुछ रेफरेंस भी मैंने ऐड कर दिए, वो आपने क्या करने साथ साथ। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज, ये आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का, यानी सिंध के अंदर कराची के अंदर सारे इलाकों के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज थी आपके पास उनके अंदर क्या किया गया, आहिस्ता आहिस्ता वो जो मैंने आपको कहा था ना ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन वाला, कि क्या जो आपके पास अगर वुमेन स्टडी पढ़ाया भी जा रहा था तो उसके साथ भी क्या शामिल किया गया, दूसरा सब्जेक्ट नया मुतारिफ करवाया गया यानी कि जेंडर स्टडी आपके पास। तो ये आपके सारे मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में क्या कर दिया हुआ है, मेंशन कर दिया हुआ है। ये लास्ट पे जो है ये आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका ये वाला आपने उसके साथ क्या करना है, ये आखिरी पॉइंट जो है ना प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये जस्ट आपने डेटा के तौर पे पढ़ना है, इसमें कोई ना भी इंक्लूड करें तो कोई इशू नहीं है, कर ले याद कर ले तो वेल एंड गुड, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने सारा करना है, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, ये सारा मेंशन मैंने कर दिया हुआ है आपके पास। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने नोट्स में इंक्लूड करना है, आप बुक से रीड करके देख लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी चीजें मुश्किल है आपको तो अंडरस्टैंड करने या उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने में जो आपको याद है थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। इससे बेटर है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया है जिस पेट क्वेश्चन उठाएं और इसको रट्टा लगा लें, इसके अंदर कोई समझने वाली चीज नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बस आपने इंस्टीट्यूशन के नाम याद करने हैं और स्टार्ट में गवर्नमेंट के क्या थे कि उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई, उसके बाद एक बोर्ड बनाया और वो सारी चीजें इसके अंदर। जी ये था आपका सारा वुमेन स्टडीज, ये मैं आपको सेंड करवा देती हूँ, आप इसको क्या कर लीजिएगा। जी कलसूम क्या क्वेश्चन है आपका? मैम आपने प्रोवोकेशन डिफेंस बताया, मैम एक दफा दोबारा बताएं। क्या हुआ? मैम आपने प्रोवोकेशन का बताया था मैम, वो जी मैं मुझे प्रोवोकेशन का मतलब है आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जब ऑनर किलिंग का कोई केस जाएगा ना, दो वे में करेगी। पहले तो वो करेगी क्या, ऑनर किलिंग थी कि लड़की लड़के ने पसंद की शादी कर दी तो आपने उसको क्या कर दिया, मार दिया। सेकंड चीज आएगी प्रोवोकेशन, यानी कि किसी मर्द को प्रोवोक करना, उभारना, यानी कि कोई लड़की लड़का है तो वो इलीगल हालत के अंदर यानी कि ज़िना करते हुए या अडल्ट्री के अंदर जब इन्वॉल्व होते हैं और ऊपर से कोई आ जाता है, उसका भाई बाप कोई देख लेता है, तो डेट मीन आप प्रोवोक कर रहे हैं उस मर्द को कि वो क्या करे, अपनी इज्जत के लिए उनको क्या कर दे, कत्ल कर दे। फिर गवर्नमेंट भी समझ दिया है कि हाँ भाई मर्द को प्रोवोक किया गया था, ये रीजन था जिसकी वजह से इसने क्या किया, इसके अंदर आपके पास कत्ल इसने कर दिया जिसका भी किया लड़की का। तो वहां पे थोड़ी सी भी गवर्नमेंट आपको क्या सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेशन दे देती है कि हाँ भाई इसने इस वजह से किया, इसके सामने इस तरह का कोई सीन आया या ये इसने देखा कुछ तो इस वजह से इसने किया। तो दो वे के अंदर इसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट मर्डर के तौर पे नहीं करती, कभी इसको ऑनर किलिंग में लेके चली जाती है या फिर इसको क्या कर देती है प्रोवोकेशन के, जबकि ये सिंपली ये नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता कि मर्डर की तरह इसको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। जी समरीन क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैम, जो आर्टिकल से डेटा लेना है वो ऑनर किलिंग वाले क्वेश्चन में ऐड करना है या किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं? क्या आपने पूछा? मैम जो आर्टिकल से डेटा लेना है जो आपने शेयर किया है वो किसी भी बच्चे वो क्वेश्चन में ऐड आपके कर। पास जनरल डेटा है, वो जनरल डेटा है, आप किसी भी पॉइंट ऑनर के लिए में डेफिनेटली होगा कि हमारे पास यही है। बाकी आप देखेंगे आज आपको एक फाइल सेंड करवाऊंगी, कल हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, मैं आपको बता दूंगी कैसे आपने रेफरेंस लेने हैं, फैक्ट्स फिगर डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो आज मैं आपको भिजवाती हूँ, मैंने भेज दी अभी आपको मिल जाती है। तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से एक डेटा जब आप लेते हैं ना, एक फैक्ट्स फिगर कोई लेते हैं, कोई आर्गूमेंट्स लेते हैं, कोई आप क्या करते हैं उसके अंदर रेफरेंस लेते हैं,
तो वो एक जगह पे नहीं लगता है, वो बहुत सारी जगहों पे आपके पास इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जब आप करेंगे तो ऑनर किलिंग नहीं भी बात कर रहे हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो वहां पे भी ऑनर किलिंग का पॉइंट आएगा। तो वहां पे भी ये ऐड कर दें, उसको वजाहत ना दे। अगर वो आपसे बहुत डिटेल में पूछ रहा है ना कि ये वाली चीज आपके पास क्या है, ऑनर किलिंग के लॉ क्या है, और ये क्यों नहीं रुक रही आपके पास, क्यों छूट जाते हैं। जस्ट आपने देखा 2004 के अंदर 500 में से 10 लोगों को सजा दी गई। तो डेट मीन कोई लॉ का फला तो मौजूद है ना आपके पास, जिसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं। इनको भी पता होता है कि हमने मार के बच जाना है। आप देखिए, मैंने आपको कहा बलूचिस्तान के अंदर वो जो आपके पास बानो मरी थी, उसको पता था कि हमने मार देना तो हमने बच जाना है। गवर्नमेंट ने क्या कर लेना जब स्टेट के पास राइट ही नहीं है आपके पास इंटरवीन करने का। जिस चीज पे वो करती है मतलब कि आर्टिकल 311 पे करती है, बट वो ही आर्टिकल फिर आपको क्या करता है, इजाजत देता है कि माफ कर दे, तो फिर छूट जाएंगे आप। तो फिर आपके पास ये चीजें आ जाती हैं, आप उसको जनरल वे में डिस्कस कर सकते हैं। जी इसमें क्या क्वेश्चन है आपका? जी लीजा, आपका क्या मैम क्वेश्चन है? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर घर वाले माफ कर देते हैं तो फिर भी स्टेट इंटरवीन कर सकती है या फिर बाद में वो नहीं कर सकती? कर सकती है बाद में। यही यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब आपके पास केस, मैंने यही कहा था, आर्टिकल तो उन्होंने इंक्लूड कर दिया, बट इस आर्टिकल को देखे ना, नीचे है आपका वो पूरा लिखा हुआ है कि क्या कहता है 311। वहां पर भी कहा गया है कि जब ये वाला आपका आर्टिकल ही तब आपके पास स्टार्ट होता है या स्टेट इंटरवीन करती है जब आपके पास केस चल रहा होता है। यानी कि फैमिली बाद में फिर अलाउड होती है, यानी कि इंटरवीन जब करेगी ये उस वक्त ही आपके पास स्टेट कर सकती है जब आपके पास पार्डन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी केस चल रहा होता है। उसके बाद भी फैमिली माफ कर दे तो फिर छूट जाएगा आपके पास। कंदील बलौच वाला मैंने आपको बताया ना, हमने ला ही बनाया जिस बंदे के लिए, जिस लड़की के लिए, जिनके घर वालों के लिए, कि इनको क्या किया जाए, इंसाफ मिला जाए। उन्होंने खुद ही जाके क्या कर दिया, उसको माफ कर दिया, और लाहौर हाई कोर्ट से उसका भाई छूट गया। इससे बड़ी आप एग्जाम्पल मैं नहीं आपको दे सकती कि स्टेट उनको फिर रख सकती है या नहीं कर सकती, इंटरवीन कर सकती है या नहीं कर सकती। अब आपने एक लॉ बनाया, सारा कुछ किया इसी चीज को रोकने के लिए, आंदर किलिंग के लिए। आपके पास केस जैसे ही चलना शुरू हुआ, उधर जाके क्या हुआ, उसके घर वालों ने उसको फिर माफ कर दिया और फिर वो छूट गया उसके ऊपर। जी इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, वरना हम क्लास एंड करते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन जी है मैम। जी जी हम बोले। मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे मल्टीटास्किंग, डिपेंडेंस वगैरह, वो कौन से क्वेश्चन के लिए थे? बच्चे वो आपका सवाल है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। वो आपको कहता है कि दोनों टर्म्स को डिफाइन करें, और फिर आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। मैस्कुलिनिटी मैंने आपको कहा था, मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू ऑल ट्रेड्स एसोसिएटेड विद मेन, और फेमिनिटी होता है, फेमिनिटी रेफर्स टू ऑल ट्रेड्स एसोसिएटेड विद वुमेन्स। यानी कि सोसाइटी मर्दों के बारे में क्या सोचती है, वुमेन्स के बारे में क्या, यानी कैसे उनके करेक्टर डिफाइन करती है कि उनके में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो वो मैंने राइट करवाया था कि मेन के अंदर जैसा कि स्ट्रोंग होगा, आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, स्टोइसिज्म होगा, यानी कि इमोशनलेस होगा, जबकि वुमेन जो इमोशनल होंगी, आपके पास नर्सिंग होगी। और इस तरह की सारी आपने दोनों के अंदर क्या करने हैं, पॉइंट ऐड करने हैं, 5 5 6 दोनों दोनों के ट्रेड्स जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। आप देख लीजिएगा ये वाला सवाल, अगर इसमें से कोई समझ नहीं आती इन केस किसी वर्ड की, तो आप मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।